हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस की 9th और 10th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं। आज के टाइम में आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, आपके डिफेंस के कोई एग्जाम्स हो गए, आपके स्टेट के कोई एग्जाम्स हो गए, स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स हो गए। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। जहां पे भी आपके जिस भी एग्जाम के अंदर जीएस का सेक्शन आएगा, जीएस में साइंस भी इंक्लूड होती है और साइंस में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अगले 1800 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज आएंगे। 9th चैप्टर 1, 9th क्लास चैप्टर 2, 9th क्लास चैप्टर 3, ऐसे होते होते पूरी 9th क्लास और फिर 10th क्लास के सारे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट छोटे बड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, वो हमने सारे के सारे जो है यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है इस पीडीएफ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को जो है कम से कम इन 1800 में से एटलीस्ट 1000-1200 सवाल जो है वो डेफिनेटली आने ही चाहिए, अगर आप किसी भी बढ़िया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले भाई क्लास 9th का चैप्टर 1, भाई पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है पदार्थों के कणों के बारे में गलत है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, इसीलिए तो एक स्विमर है वो पानी को काट सकता है। बी में दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। सी में दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डी में दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी, ये बात गलत लिखी है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें, यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कि भाई इन 4 में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो हम कहेंगे पहला दूसरा तीसरा सही है, तो चौथे वाला जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई क्या होगा यदि जब तापमान बढ़ता है आपका, तो पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है भाई उस पर क्या फर्क पड़ेगा। वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें भी जो है आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा भी जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। भाई जब 2 अलग अलग पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना हो उसको क्या कहते हैं भाई। हाँ, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण डिफ्यूजन। तो ऑप्शन सी जो है इसमें 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना वो डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए भाई नेक्स्ट, एज पर फिजिक्स हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। भाई कह रहा है भौतिकी के अनुसार भाई पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। हाँ, भौतिकी के अनुसार पदार्थ की कुल 4 अवस्थाएं हैं, 4, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और जो 5वीं बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको भौतिकी ने नहीं माना है अभी तक। ठीक है, तो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके बाद चौथी जो है प्लाज्मा। चलिए भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा। ठीक है, 3 तो वही थी अपना सॉलिड, लिक्विड और गैस, 4th प्लाज्मा इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, 5th स्टेट ऑफ मैटर है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो जैसे कि बताया इसको फिजिक्स ने नहीं माना है लेकिन केमिस्ट्री ने इसको मान लिया है। सो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। भाई पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों की गति अनियमित व बहुत तेज होती है। देखो, अगर सॉलिड होगा तो पास पास में है तो गति कम होगी, अगर लिक्विड है उससे ज्यादा, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा। सो ऑप्शन सी गैस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, गैस फिल्ड इन एलपीजी एंड सीएनजी सिलेंडर्स इज फाउंड इन विच स्टेट। भाई अपने घरों में जो एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं भाई उनके अंदर जो गैस होती है वो किस अवस्था में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या प्लाज्मा में।
तो आपको मालूम ही है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में होती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अपने घर में जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है, मतलब हम कहेंगे उस टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए एलपीजी का फुल फॉर्म ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड कर दिया गया है उसको, तो फिलहाल वो लिक्विड फॉर्म में, बाहर आते वो गैस बन जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट, ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई क्या होगा, जैसे आप तापमान बढ़ाओगे किसी पदार्थ का तो उसके कणों की गति के साथ क्या खेल होगा? वो भी बढ़ जाएगी, जो ही तापमान बढ़ेगा कणों की गति तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फास्ट होगी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, इफ ए गैस फिल्ड एलपीजी सिलेंडर इज केप्ट इन ए फास्ट मूविंग ट्रेन इट्स प्रेशर विल। भाई कह रहा है अपना जो एलपीजी का सिलेंडर है जो हम गैस में रखते हैं, जो अपने घरों में होता है, उसको अगर हम किसी ट्रेन में रख दें और वो ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर रही है तो भाई प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज। और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बार बार। भाई जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो प्रेशर है उस अंदर वाले प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहोगे अपरिवर्तित रहता है। चलिए भाई नेक्स्ट, व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। भाई किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? वो कहलाता है घनत्व, यानी डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब कोई चीज कितनी डेंस है इसी बात से पता चलेगी कि आप उसके मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। चलिए भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। भाई कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पदार्थ है? लव, स्नेह, स्मेल, एयर एंड थॉट। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एयर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो। भाई कह रहा है एक गोताखोर जो है वो स्विमिंग पूल में पानी को काट पाता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? भाई क्या पता चलता है कि भाई पदार्थ में कौन सा गुण है? यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इसी कारण वो कट कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। भाई बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इनको लगाना है। भाई पहला ऑप्शन कह रहा है चौक, दूसरा कह रहा है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ठीक है आपकी चिमनी में से जो धुआं बाहर निकलता है वो, तीसरा कह रहा है हनी, चौथा है वाटर और पांचवा है कॉटन। भाई शहद, पानी और कॉटन भी इसके साथ। हाँ, तो सबसे पहले तो देखिए गैसियस फॉर्म में कौन सा है, यानी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला है। पहला तो 2, उसके बाद कॉटन, कॉटन के बीच में जगह होती है, सो नेक्स्ट 5 आएगा, सो 2 5, यानी अब आपके ऑप्शन ए और बी बचे, बाकी तो जा चुके हैं। नेक्स्ट फिर वाटर, वाटर यानी 4, नेक्स्ट वाटर के बाद हनी 3 एंड लास्ट में चॉक 1। सो ये देख लीजिए कहां पर है, 2 5 4 3 1, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ठीक है, उसने पूछा था भाई इंक्रीजिंग डेंसिटी बताने, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है तो सबसे पहले अपने गैस को रखा भाई चिमनी का धुआं, उसके बाद उससे थोड़ा और जो गाढ़ा होगा आप कह दोगे भाई कॉटन, फिर कॉटन से और ज्यादा गाढ़ा होता है आपका पानी, पानी से और ज्यादा गाढ़ा होता है शहद, और शहद से और ज्यादा गाढ़ा होता है आपका चौक। ठीक है, मतलब अब ये मान लो कि आप किसी को चौक फेंक के मारो तो दर्द होगा, उससे कम दर्द कब होगा? भाई उसके ऊपर शहद डालना, उससे और कम कब होगा? जो आपने उसमें पानी डाला, और कम कब होगा? जब आपने उसमें कॉटन डाला, और चिमनी का धुआं डालोगे किसी के सर के ऊपर तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, भाई प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट इज कॉल्ड। भाई कह रहे किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति उसको बोलते हैं रिजिडिटी, यानी कठोरता, कठोरता रिजिडिटी। तो ऑप्शन डी रिजिडिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यानी कंप्रेस हो गया है, यानी कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ित, संपीड़ित। इसने पूछा है किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होना पदार्थ का कौन सा गुण है? भाई आप जितना जोर लगाओगे उसके वॉल्यूम घट जाएगी, उसका आयतन घट जाएगा, तो ये कौन सा गुण है? ये गुण है कंप्रेसिबिलिटी। आप किसी चीज को दबा रहे हो तो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो इज कॉल्ड। भाई किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं? हाँ, बहने का गुण यानी फ्लूइडिटी, बहने का गुण, हिंदी में बहने का गुण, इंग्लिश में फ्लूइडिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट,
एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ ए मैटर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। भाई कोई पदार्थ है, उसके कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? कणों की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अगर आप लोग किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जैसा आप लोगों को पता है इसमें मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो उससे आपको आइडिया लगता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, तो उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आप एक्चुअल में एग्जाम में क्या स्कोर कर पाओगे। और अभी तक आप लोगों में से अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स क्या है ना, एक तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी लाखों लोग जो है रजिस्टर्ड हैं और इनके पास ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के जो है मॉक्स हैं। इनके टेक्स्ट बुक का मॉक लेते हुए जब आप भाई कोड लगाओगे BHAI तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 1 ईयर का पास मिलेगा 375 रुपीज में, और उस एक साल में आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे सकते हो। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो या ग्रुप डी के, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे आज जो आपको यहाँ पे मॉक्स मिल जाएंगे। और एक्चुअल में भी जो एग्जाम के अंदर पेपर आए वो भी आपको यहाँ पे मॉक के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप भाई कोड लगा के BHAI भाई कोड लगा के जो है 25% डिस्काउंट ले लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई कह रहा है गैस जो है किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है, ठीक है भाई, किसी कंटेनर में आप गैस डालोगे तो गैस पूरे में भरी जाएगी, तो यह है इनमें जो है कौन सा कथन सही है। चाहे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। भाई पहले कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल, भाई गैस के कणों के बीच जो खिंचाव बल है वो कम है। सेकंड ऑप्शन है गैस इज इन लिक्विड फॉर्म, गैस द्रव अवस्था में होती है। और सी कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज मैक्सिमम, गैस के कणों के बीच खिंचाव बल बहुत अधिक होता है। और ऑप्शन डी कह रहे हैं नन ऑफ दिस। सो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गैस के कणों के बीच खिंचाव बल कम है, नेग्लिजिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, भाई कह रहा है बर्फ जो है वो पानी पे क्यों तैरती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, भाई बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। दूसरा कह रहा है आइस हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, भाई बर्फ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस। यानी ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कि जो डेंसिटी है, जो बर्फ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि बर्फ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, यानी कि आइस हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इन दोनों ही वजह से जो है बर्फ जो है पानी पे तैरती है। चलिए भाई नेक्स्ट, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस तो सीधा ही मालूम है भाई, 273 ज्यादा होता है केल्विन। अगर केल्विन दे रखा है, सेल्सियस निकालना है तो 273 माइनस कर दो, यानी 300 के दिया है तो 300 में से आपको घटा देना है 273, तो 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो 273 ऐड कर देते हो केल्विन में। वो फ़ारेनहाइट के लिए होता है कि आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के कन्वर्जन में फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे आपको पता है कि भाई केल्विन और आपको सेल्सियस में देखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है 273 केल्विन के, ठीक है। 273 केल्विन बोलते हैं, डिग्री केल्विन नहीं बोलते, केल्विन। चलिए भाई नेक्स्ट, कन्वर्ट 573 केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, 573 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यानी पहले तो हमें सेल्सियस में लाना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 573 में से 273 जब आप निकाल दोगे कितना बचेगा? 300। भाई आप कह दोगे 300 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है भाई, F-32/9 यानी फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर होगा सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से आप सेल्सियस की जगह 300 पुट कर दोगे सी की जगह, तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आंसर मिल जाएगा F-32/9 बराबर किसके भाई? 300/5। 300/5 किसके बराबर होगा? 60 के। तो 9 वहां जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 - 32 बराबर किसके भाई? 9 × 60 कितना आ गया? 540। तो यहाँ से F किसके बराबर हो जाएगा? आप कहोगे 540 प्लस में 32, तो कितना मिल जाएगा? 572। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इसके लिए आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए कि केल्विन और सेल्सियस में क्या रिश्ता है और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिश्ता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन विच स्टेट? भाई पानी जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो किस अवस्था में होगा? पानी
जो लिक्विड एंड गैस दोनों अवस्था में होता है 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर लिक्विड एंड गैस, द्रव व गैस दोनों अवस्था में होता है। जब गैस अवस्था में होता है तो उसमें लेटेंट हीट जुड़ी होती है, वो ज्यादा गर्म होती है। चलिए भाई नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, भाई बादल जो है वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि लो डेंसिटी है उनका, यानी कम घनत्व के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड और रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज, सच हीट इज कॉल्ड। भाई कह रहे किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में, तो भाई उसके दौरान छोड़ी गई जो ऊष्मा है, ठीक है, जो हीट रिलीज होती है, तो भाई उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? उस ऊष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। चलिए भाई नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, भाई वातावरण की गैसों को द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? उसको परिवर्तित कर सकते हैं हम टेम्परेचर को घटाकर, यानी बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो। लेट इट बी एनी गैस, इट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म इफ इट इज सुटेबली कंप्रेस्ड एंड कूल्ड, यानी कंप्रेशन भी और कूलिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब आपको गैस को लिक्विफाइड करना है, गैस को लिक्विड बनाना है, तो दो ही तरीके होंगे, एक तो उसका टेम्परेचर घटा दो, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी करनी पड़ेगी, और फिर उसके ऊपर प्रेशर भी लगाओ, दोनों चीजें साथ साथ होंगी तब ये चीज पॉसिबल है। चलो भाई नेक्स्ट, ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन विच डे, भाई एक जो रेगिस्तानी कूलर होता है, जो अपने कूलर रखते हैं अपन घर में, वो कौन से दिन जो है ज्यादा ठंडा करेगा? ऑप्शन ए भाई हॉट एंड ड्राई, भाई मतलब कि गर्म और शुष्क दिन। ऑप्शन बी कह रहा है कोल्ड ड्राई डे, भाई ठंडा और शुष्क। ऑप्शन सी कह रहा है ऑन एनी डे, भाई किसी भी दिन कर देगा। और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हॉट ड्राई डे, क्योंकि उस दिन फास्ट एवोपरेशन होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज, भाई एक डेजर्ट कूलर जो है वो गर्म शुष्क दिन ज्यादा ठंडा करता है, क्यों करता है? क्योंकि तेजी से एवोपरेशन होता है, फास्टर एवोपरेशन, तेजी से वाष्पीकरण के कारण। चलिए भाई नेक्स्ट, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ, भाई कह रहे हैं गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जो रखा पानी होता है वो किस वजह से जो है ठंडा रहता है? वो होता है एवोपरेशन थ्रू पोर्स, यानी वाष्पीकरण के कारण। उसके पोर्स के अंदर से वाष्पीकरण होता रहता है, उड़ता रहता है पानी, तो आजू बाजू के एरिया से हीट को ले लेता है। कोई भी लिक्विड अगर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आता है तो उसको हीट चाहिए, यहाँ पर हीट हम दे नहीं रहे, तो आजू बाजू एरिया से वो हीट ले लेता है, तो बाजू का एरिया ठंडा हो जाता है। चलिए, तो इसीलिए वो पानी की हीट को ले लेता है, इसलिए पानी अपना ठंडा रहेगा इसमें। चलो भाई नेक्स्ट, नेल पॉलिश इज रिमूव्ड विद, भाई नाखून की जो पॉलिश होती है उसको किससे उतारा जाता है? हाँ, ये उतारते हैं एसीटोन से, एसीटोन। ऑप्शन सी एसीटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें एसीटोन होता है। चलो भाई नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? हाँ, कितना केल्विन? 273 केल्विन। चलो भाई नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, भाई आपने अवस्था में आए बगैर, मतलब द्रव अवस्था में आए बगैर भाई ठोस से सीधा गैस बन जाए, सॉलिड से सीधा गैस चले गए, अब लिक्विड बनी ही नहीं, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। चाहे सीधा ठोस से गैस बनो या सीधा गैस से ठोस बनो, बीच में बगैर लिक्विड बने, तो सब्लिमेशन। इसका ड्राई आइस जो है एक परफेक्ट एग्जांपल होता है, ड्राई आइस से सब्लिमेशन। ड्राई आइस है अपना कपूर है। चलिए भाई नेक्स्ट, अरेंज द सब्सटेंसेस शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई आपको 3 चीजें दे दी, चीनी, ठीक है, शुगर, ऑक्सीजन और पानी, ये 3 चीज है, और इसमें पूछा है कि भाई इनके कणों के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में इनको लगाना है, कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके कणों में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैसियस फॉर्म में है तो कम होगा, तो सबसे पहले गैस वाली लगानी पड़ेगी जो कि ऑक्सीजन है, उसके बाद लिक्विड वाली यानी पानी, और उसके बाद सॉलिड वाली ठोस यानी चीनी।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम ऑक्सीजन में, उससे ज्यादा वाटर में और उससे ज्यादा शुगर के अंदर। राइट। चलो भाई नेक्स्ट, विच वन हैज लेस एनर्जी एट 273 केल्विन। भाई कह रहा है 273 केल्विन पे किस में जो है कम ऊर्जा होगी। पहला ऑप्शन आइस, दूसरा वाटर, तीसरा कह रहा है दोनों में बराबर, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइस, बर्फ। बर्फ के अंदर कम एनर्जी होगी, लेस एनर्जी एट 273 के। चलिए भाई नेक्स्ट, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज। भाई कह रहे हैं कि उबलते हुए पानी के मुकाबले भाप ज्यादा जलाती है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, यानी क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। सबसे नीचे का तापमान जिस पर वातावरण के दाब पर एक ठोस पदार्थ पिघलता है उसे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। भाई बर्फ जो है कितने टेम्परेचर पे जो है पिघल जाती है? 273.15 के एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 273.15 के। हाँ, इसलिए हम 273 काउंट कर लेते हैं 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि लगभग बराबर ही है। 273.15 के ये एग्जैक्ट है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर इसके संगलन पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। भाई पानी जो है किस टेम्परेचर पे उबलने लगता है? आपको सेल्सियस में मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड कर दो, केल्विन हो जाएगा। केल्विन में ऑप्शन दिए तो 373 आपका केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। भाई कह रहा है द्रव को गैस अवस्था में बदलने के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है? सब्लिमेशन यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बनना या गैस से सॉलिड में। पहला है कैम्फर यानी कपूर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, ये भी सही बात है, अमोनियम क्लोराइड। और तीसरा है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, जो कि जमी हुई CO2 गैस को बोलते हैं ड्राई आइस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये तीनों ही जो आपके सब्लिमेशन के उदाहरण है, इसके अंदर सॉलिड से सीधा गैस बनती है, लिक्विड नहीं बनता। आप कपूर के गोले देखोगे वो डायरेक्ट जो गैस बन जाती है, कभी लिक्विड नहीं बनता उसका। ठीक है, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड के साथ है और यही खेल ड्राई आइस के साथ होता है। चलो भाई नेक्स्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ड्यू टू। भाई कह रहे हैं वाष्पीकरण की दर जो है किस कारण जो है बढ़ती है? भाई ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, ये बात तो सही है। दूसरा है तापमान बढ़ने पर। हाँ, अगर तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण तेज होगा, फास्ट इवेपोरेशन होगा। तीसरा है लेस ह्यूमिडिटी और इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये भी सही बात है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी या विंड स्पीड ज्यादा बढ़ेगी तो भी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब सारे के सारे ही कारण हैं इवेपोरेशन को बढ़ाने के। चलिए भाई नेक्स्ट, शाइनिंग इन स्टार्स एंड सन इज ड्यू टू। भाई सूर्य और तारों में चमक जो है वो किस कारण से होती है? हाँ, सूरज और तारों में चमक होती है प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा, तो ऑप्शन ए प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब हैव। भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन के बल्ब के अंदर क्या होता है, आपसे पूछा गया इसमें। हाँ, इसमें होता है प्लाज्मा। तो ऑप्शन बी प्लाज्मा ही तो है प्लाज्मा राइट आंसर। फ्लोरोसेंट ट्यूब व नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। 45,
डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 1/1 lakh पार्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। दिस गैस इज कूल्ड एट ए वेरी लो टेम्परेचर, इट इज नोन एज। वे कह रहे हैं वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार होता है? यानी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि 5वीं अवस्था बोल रहे हैं केमिस्ट्री में, भौतिकी 4 ही बोलती है। चलिए भाई नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। भाई क्या है कि इस तरफ आपको 5 और उस तरफ भी 5 जोड़े दे रखे हैं, आपको आपस में मिलाने हैं, कौन सा किसके हाथ मिलेगा। भाई इस तरफ ऑप्शन है गैस टू सॉलिड, गैस से सॉलिड बनने को भाई क्या कहा जाता है? गैस से सॉलिड बगैर लिक्विड में आए यानी सब्लिमेशन। तो ये तो इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से अगर सॉलिड बनेंगे यानी सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठोसीकरण। थर्ड है गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में गया यानी कंडेंसेशन हुआ, संघनन। और सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो लिक्विडिफिकेशन यानी संलयन। और लिक्विड से गैस पे जाएंगे तो मतलब वाष्पीकरण हो गया आपका, इवेपोरेशन। एवापोरेशन। तो ABCDE इसी ऑप्शन में, ऐसे ऑर्डर में रहेंगे आपके। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट BEC इन 1920। जो फिफ्थ स्टेट आपकी BEC 1920 में जो है, किस साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में बात की थी? हाँ, ये थे भारतीय साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में इसकी गणना की थी, BEC की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए भाई नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टार्स इज ड्यू टू। भाई कह रहे तारों के अंदर जो प्लाज्मा जो है वो किस कारण से बनता है? हाँ, तारों में जो प्लाज्मा बनता है वो हाई टेम्परेचर के कारण बनता है, उच्च तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर। चलिए भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। भाई दाब की इकाई क्या है? हाँ, यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पास्कल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पास्कल। चलिए भाई नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर कौन सी गैस होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है हीलियम गैस, हीलियम। ऑप्शन डी हीलियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके चैप्टर 1 के, क्लास 9th के चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको जो है आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कंप्लीट की जो है PDF भी ले सकते हो। तो चलिए भाई इसके साथ अपना शुरू होता है क्लास 9th का ही चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट MCQs। चैप्टर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए मिक्सचर। भाई 4 ऑप्शन दे दिए और कहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक मिश्रण नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास सी वाटर एंड मिल्क। यानी सी वाटर है वो एक मिक्सर है, मिश्रण है। मिल्क है, मिल्क भी मिश्रण है। आगे भी मिनरल, मिनरल होते हैं, मिनरल मिश्रण है यानी मिक्सर है। सॉइल, सॉइल भी मिक्सर है, मिट्टी। हवा, हवा भी मिक्सर है। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ये मिक्सर नहीं है, मिश्रण नहीं है। ऊपर वाले सभी मिश्रण है, और ज्यादातर क्वेश्चन इस हवा के ऊपर आया करता है, एयर के ऊपर। चलिए भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देके पूछा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला वो कह रहा है मिक्सर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, कह रहे हैं कि मिश्रण एक या एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। सेकंड कह रहे हैं सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। भाई एक शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कण से मिलकर बना होता है। ये भी सही है। ठीक है, शुद्ध है तो एक ही चीज होगी इसमें। फिर कह रहे हैं शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, चीनी, नमक ये शुद्ध पदार्थ हैं, प्योर सब्सटेंस। और ऑप्शन दिया गया NaCl इज ए मिक्सचर। हाँ, ये गलत है। ठीक है, NaCl है वो भी एक शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। पहले क्वेश्चन में भी यही बात सीखने को मिली थी अपने को, सेकंड में फिर से रिपीट हो रही है कि NaCl जो है आपका साधारण नमक वो एक मिश्रण है। ये बात गलत है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट और कॉल्ड। भाई ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट समान हो, मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसमें आप यहाँ से कोई सामान उठा ले या इधर से एक मुट्ठी उठा ले तो दोनों की जो है बनावट सेम निकले, मतलब सेम तरीके का कंपोजिशन हो, उसको क्या कहोगे आप? उसको कहेंगे होमोजेनस मिक्सर, समांगी मिश्रण या विलेन। चलिए भाई नेक्स्ट, द मिक्सचर विच हैज फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड।
मतलब पहले वाले का उल्टा, जो पिछले सवाल में पूछा गया था जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, इसमें कह रहे हैं यूनिफॉर्म न हो। यानी जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं तथा बनावट एक समान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सर, यानी विषमांगी मिश्रण। चलिए भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर? आपको चार ऑप्शन देके पूछा, इनमें से कौन सा जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए कह रहा है NaCl एंड आयरन फिलिंग्स, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिलन। नहीं है ये। सेकंड कह रहा है सॉल्ट एंड सल्फर, नमक और सल्फर को मिलाया जाए। ये भी नहीं है। थर्ड कह रहा है वाटर एंड सॉइल, जल और तेल को मिला दिया जाए। वो भी नहीं है, तेल ऊपर रहेगा। और शुगर और सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। हाँ, ये सही है। भाई आपने चीनी या नमक को पानी में घोल दे तो पूरा का पूरा घोल जो है उसका टेस्ट बराबर रहेगा, या आप कह सकते हो उसका कंपोजिशन जो है बराबर रहेगा, आप कहीं से भी उठा लो जाए, ठीक है। हाँ, दैट इज होमोजेनस मिक्सर। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। भाई दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, विलयन, विलयन सॉल्यूशन। चलिए भाई नेक्स्ट, मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड। भाई दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं अलॉय, अलॉय। मिश्र धातुएं, अलॉय। गाड़ी में लगाते हो ना आप अलॉय व्हील्स, वही अलॉय। चलो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको चार ऑप्शन देके पूछा है कि भाई निम्न में से कौन सा सही है, तो तीन बातें गलत होंगी या फिर हो सकता है तीनों ही गलत हो। देख लेते हैं। दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। भाई जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज, द डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। ये भी सही है। विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं, सही बात है। फिर कह रहा है कि ब्रास इज मेड ऑफ 30% जिंक 70% कॉपर। भाई 30% जस्ता और 70% तांबा से मिलके पित्तल बनता है। बिल्कुल सही, पिताजी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो है सही बात है। इसको कैसे याद रखेंगे? भाई पित्तल के अंदर जस्ता और तांबा होता है, पिताजी। पी यानी पित्तल, तो पित्तल है, तांबा और जिंक मिला करके। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, एक एंटीसेप्टिक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड व्हाट। भाई टिंक्चर जो है वो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन है, यानी आयोडीन और अल्कोहल मिलके ये बनता है। तो आप कह दोगे ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है टिंक्चर के अंदर क्या होता है, तो आप कहोगे आयोडीन और अल्कोहल। चलिए भाई नेक्स्ट, कोक और सोडा वाटर कंटेन्स विच गैस। भाई आप जो कोक या फिर सोडा वाटर पीते हो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2। चलिए भाई नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, आपकी चिप्स की जो पैकेट आती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? हाँ, इसमें होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ 21% ऑक्सीजन और कितना % नाइट्रोजन। ठीक है, वायु में कितने % नाइट्रोजन होती है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2। तो ऑप्शन बी 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। भाई कह रहे हैं किसी विलयन के कणों का आकार, व्यास कितना होता है। ठीक है, डायमीटर डायमीटर पूछा है, तो ये होता है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। और 1 नैनोमीटर कितना होगा? आप कहोगे 1 में 1 के बाद आप 9 जीरो लगा दो, इतना मीटर के बराबर। ठीक है, तो इससे भी छोटा होता है डायमीटर एक पार्टिकल के सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूशन के पार्टिकल का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए सॉल्यूशन। भाई ठीक है, किसी विलयन के में से आप प्रकाश की किरण गुजारोगे तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बीम ऑफ लाइट डू नॉट स्कैटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी स्कैटर। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा सॉल्यूशन में से। चलिए भाई नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। निम्न में से विलयन के कणों के बारे में कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शन है। भाई सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है कि विलय के कणों को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो गया इसका। सेकंड देख लेते हैं भाई, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये भी सही बात है, तो यानी कि विलय के कणों को शांत छोड़ने पे वो पेंदे में नहीं बैठते। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। थर्ड कह रहे सॉल्यूशन इज स्टेबल। बिल्कुल सही बात है, यानी तीनों सॉल्यूशन बातें है सही स्टेबल हैं, होता तो है। हम कह देंगे भाई ऑप्शन डी। भाई सारी की सारी बातें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। चलो भाई नेक्स्ट, इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। भाई कह रहे हैं किसी निश्चित तापमान पे अगर विलयन में विलय नहीं घुलता है तो विलयन क्या कहलाता है? तो ये विलयन संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब अब उसकी Saturated सैचुरेशन आ चुकी है, अब और ज्यादा उसके अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, आप चीनी घोल रहे हो पानी के अंदर, एक समय ऐसा आएगा जब और चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह दोगे अब सैचुरेट हो गया है सब कुछ। चलो भाई नेक्स्ट, द अमाउंट यानी कि मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। भाई एक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, भाई उसको अमाउंट को आप क्या कहोगे? भाई विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। भाई वो कह रहा है कि एक विलियन में 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक घोल दिया, तो भाई कितना परसेंट आपसे बस ये पूछ रहा है। तो मतलब 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो आपने इसमें 40 ग्राम तो मिलाया है नमक, ठीक है, और 320 ग्राम इसके अंदर था पहले से पानी, तो अब ये कुल कितना हो गया? हम कहेंगे 360 ग्राम हो गया। तो कंसेंट्रेशन निकालनी है आपको, भाई सांद्रता निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? भाई 40 ग्राम जो है नमक है कितने में, जब कुल 360 है तो ये कितना प्रतिशत है आपसे पूछा गया है। तो आप इसका उत्तर कह दोगे भाई 40 अपॉन बटा में 360, और प्रतिशत में निकालने के लिए इसको गुणा करोगे 100 से। 40 काटेगा 360 को पूरा पूरा 9 पे, तो 100 बटा 9 जो कि आपका हो जाएगा 11.1111 ऐसे परसेंट चलता जाएगा। तो ऑप्शन बी भाई 11.1% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम एंड आर विजिबल टू द नेकेड आई इज कॉल्ड। भाई कह रहा है एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है किंतु माध्यम की समष्टि में विलंबित रहते हैं और उन्हें आंखों से देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? ऐसे मिश्रण को बोलते हैं सस्पेंशन, निलंबन। मतलब सस्पेंशन में ऐसे घूम रहे हैं वो लोग, आप उनको खुली आंखों से देख सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, a homogeneous mixture in which the particles of a solution are uniformly spread throughout the solution, its particles cannot be seen with naked eyes but they scatter beam of light, this solution is called। हाँ, उसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल जैसे मिल्क है, मिल्क को कोलाइडल बोलते हैं। मतलब पहले वाले का उल्टा हो गया है, उसके अंदर आप खुली आंखों से देख सकते थे पार्टिकल्स को, इसमें आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए भाई नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इज कॉल्ड। भाई धुएं और धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना क्या कहलाता है? वो है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ए। चलिए भाई नेक्स्ट, विच वन इज रॉन्ग अबाउट कोलाइड्स। भाई कह रहा है कोलाइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो पहली बात, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, आप उनको खुली आंखों से देख सकते हो। नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से, तो गलत तो यही हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए तो हो ही गया यहाँ पे। आगे नन ऑफ दिस कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन बाकी की तीनों बातें सही बाकी सही हैं। दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी एग्जांपल इसका मिल्क ले लीजिए एंड मिल्क इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ये बात भी सही है। चलिए भाई नेक्स्ट, कॉलॉइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय। ठीक है, कॉलॉइड को किस विधि द्वारा जो है अलग किया जा सकता है? पहला कह रहा है फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीकरण के कारण कोलोइड्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे दही को भिगोते हैं, घी को अलग करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। फिर कह रहा है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, भाई कह रहा है व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, या चौथा है एंट्री ऑफ लाइट इन ए डार्क रूम थ्रू स्मॉल होल। भाई किससे देखो, नहीं होगा? एंट्री ऑफ लाइट इन डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल होल, ये बिल्कुल सही बात है, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। सी है व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ये भी सही बात है, यहां भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। बी में है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, दूध और पानी का मिश्रण, ये भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। सो ऑप्शन ए से आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाई टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय, कह रहा है विषमांगी मिश्रण को किस क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? एक तो हैंड पिकिंग चुन करके कर सकते हैं, दूसरा हम शेविंग यानी छलनी के द्वारा कर सकते हैं, और तीसरा फिल्ट्रेशन निस्यंदन के द्वारा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लू ऑब्लिक ब्लैक इंक बाय, कह रहा है डाई जो है एक रंग वाले घटक को नीली काली स्याही से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये इवेपोरेशन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, इवेपोरेशन। भाई विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकेंद्रण का उदाहरण नहीं है? पहला कह रहा है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो बहुत अच्छा उदाहरण है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेकंड है सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम ये से भी बटर निकालना। सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण ही होता है। सी है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, हाँ ये भी सही है। और चौथा है फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑन ए कार रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। हाँ ये गलत है, ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें- सेंट्रीपेटल फोर्स होता है यहाँ पर। हाँ तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये बात गलत है। चलिए भाई नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28, क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, ठीक है वही बात फिर से पूछ ली, पिछले सवाल में दे रखा था कि भाई क्रीम को किस विधि द्वारा जो है दूध से अलग किया जाता है, तो आप That is? कहोगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर इज डन बाय, भाई कह रहा है ऐसे दो लिक्विड जो इमिसिबल है जैसे कि आपका पानी और तेल, इसके मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? इसको यूजिंग सेपरेटिंग फनल यानी पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज डन बाय, कह रहा है नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं? हाँ इसको अलग कर सकते हैं हम सब्लिमेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, भाई ऐसी विधि को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं? हाँ इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड और टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई और टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स विच टेक्निक इज यूज्ड, भाई ये तीन चीजें दी गई हैं, इनको ऐसे अलग अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? कौन सी तीन चीज? रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, या फिर डाई में रंगों को अलग करना, या फिर प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना। तो ये सभी क्रोमेटोग्राफी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। By which technique is used for separation of components of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition? वगैरह किस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है? ये डिस्टिलेशन विधि, आसवन विधि द्वारा, जब क्वथनांक के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है टेम्परेचर का तो डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। Next, which technique is used to separate a mixture of two or more miscible liquids for which difference of boiling point is less than 25 Kelvin? भाई किस विधि द्वारा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है,
अगर 25 केल्विन से कम उनके बॉइलिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस है तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा यानी परभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज डन बाय। भाई कह रहा है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या पेट्रोलियम उत्पादकों से घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी परभाजी आसवन विधि द्वारा। चलो भाई नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। भाई धातु शोधन के दौरान लोहे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसे सेपरेटिंग फनल द्वारा पृथक्करण की। चलिए भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेस। आपको बोला है ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैसों का क्वथनांक क्या होता है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सभी का पूछा है। तो अभी ऑक्सीजन तो कोरोना के काल में हम देख रहे थे कि भाई -183 डिग्री सेल्सियस पर। सो ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है पहले में। सो ऑक्सीजन -183 हो गया आपका, आर्गन -186 और नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई नेक्स्ट, ऑक्सीजन परसेंटेज इन एयर इज 20.9% एंड आर्गन इज 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. What is the percentage of nitrogen in air? 78.1% अप्रोक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78.1 लगभग आपकी इतने परसेंट नाइट्रोजन होती है। चलिए भाई नेक्स्ट, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। भाई कह रहा है जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव बनता है, यानी लिक्विड कौन सा पहला बनेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट था -183 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन ही जो है लिक्विड बनेगी जब आप इसको ठंडा करोगे तो। चलो भाई नेक्स्ट, क्रिस्टलेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई। क्रिस्टलेशन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? हाँ, सॉलिड को शुद्ध किया जाता है, यानी ठोस पदार्थ को। चलिए भाई नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। भाई समुद्र के पानी से जो में नमक निकालते हैं उसको इम्प्योरिटी को, अशुद्धता को कैसे अलग किया जाता है? नमक में से अशुद्धता उसको क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी अशुद्धता को दूर किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच आर मिक्सिबल विद ईच अदर। पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? ठीक है, जबकि आपको पता है इनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होता है तो वो डिस्टिलेशन विधि द्वारा करते हैं, और 25 से कम होता है तो उसको परभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। चलिए नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट बटर एंड कर्ड। भाई मक्खन और दही को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण। भाई नेम द टेक्निक टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की टेक्निक। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, खुले में छोड़ देते हैं पानी को, वाष्प बन के उड़ता रहता है, नीचे नमक बच जाता है। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। भाई कपूर को नमक से अलग करने की विधि को क्या कहोगे? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम बाय फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल इज डन बाय। अशुद्ध सैंपल से फिटकरी को कैसे अलग किया जा सकता है? भाई क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। भाई बाय विच टेक्निक कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर मेटल। एक अशुद्ध धातु से हम कॉपर सल्फेट को, ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे अलग कर सकते हैं? वही बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण के द्वारा। विच चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल। भाई मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक व रासायनिक दोनों। चलिए भाई नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? भाई कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटोगे तो कोई केमिकल चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, भाई मक्खन जब पिघल रहा है पैन के अंदर तो इसके अंदर क्या कोई केमिकल चेंज आएगा? नो। फिर कह रहे हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, भैया पानी को उबाल रहे हो ताकि वो स्टीम बन जाए, कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज आ रहा है? नो। नहीं। फिर कह रस्टिंग ऑफ अलमीरा, आपकी लोहे के कोई अलमारी है उसमें जंग लग जाए तो हाँ, क्या ये कोई केमिकल चेंज है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो Option पहले B is the right लोहा था answer. वो जंग बन गया तो केमिकल चेंज आए यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कह रहे पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपने ये पानी तो में से केमिकल हो गया। हाँ करंट निकाला और ये दोनों अलग हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भौतिक चेंज तो हुआ नहीं। सेकंड है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अपने पानी को नमक में घोल दिया, क्या एक ही भौतिक चेंज है? यस। तो ऑप्शन बी आप कह दोगे राइट आंसर है। अभी थोड़ा भौतिक चेंज आ गया। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। नमक जब पानी में घुल गया तो अब पानी में एक भौतिक चेंज आ गया, अब उसके अंदर नमक भी है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। भाई 6661 में 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ, ये क्या था? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सबसे पहले एलिमेंट यानी तत्व शब्द का प्रयोग किया था। नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एस्टेब्लिश्ड एन एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किसने किया था? हाँ, ये प्रतिपादित किया था एंटोनी लोरेंट। एंटोनी लोरेंट ने। नेक्स्ट, ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, वे पदार्थ का वह मूल कण जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं तत्व यानी एलिमेंट। ऑप्शन बी। भाई एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, तत्वों को किस में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स या ऑल ऑफ द अबव? सो ऑल ऑफ द अबव। भाई जो आपके तत्व हैं वो धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं और उपधातु भी हो सकते हैं, तो आप कहोगे ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही सही हैं। भाई विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पे भी द्रव अवस्था में होती है? जो कि मरकरी है। ठीक है, आपके थर्मामीटर के अंदर जो यूज होता है। धातु की बात करो मेटल की तो मरकरी, और अगर आप नॉन मेटल की बात करेंगे तो ब्रोमीन, ब्रोमाइन। नॉन मेटल हो जाएगा ब्रोमीन। हाँ, और एक ये जो चाकू से काटने वाली धातुएं उस पर भी क्वेश्चन आ जाया करता है, तो वो है सोडियम, पोटासियम व लिथियम। और गैलियम या व सीजियम हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, भाई ये तीनों जो है ये क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है या मेटालॉइड है, इनमें से कोई भी नहीं? हाँ, ये है मेटलॉइड्स, उपधातुएं हैं मेटलॉइड्स, यानी मेटल व नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। गैलियम एंड सीजियम बिकम्स डैश एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। कह रहा गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में बदल जाते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में। बोलते भी हथेली पर रखते ही लिक्विड हो जाते हैं। टू एलिमेंट्स मरकरी एंड डैश आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम मरकरी तो हो गया अपने मेटल में, और नॉन मेटल में है ब्रोमीन, ब्रोमाइन। ठीक है, तो ब्रोमीन भी जो है आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे कितने तत्व जो है वो गैस अवस्था में है? यानी गैस कितनी है? कुल 11 गैसें होती हैं, 11 गैसेस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई 11। नेक्स्ट है देयर आर 92 एलिमेंट्स व्हिच आर नेचुरली अकरिंग, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैन मेड। वे कह रहे कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है, तो कितने तत्व मानव निर्मित है, कितने इंसान? टोटल तत्व 118 हैं, और जिनमें से 92 हैं, 92 हैं वो प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल है, तो बचे हुए 26। ऑप्शन ए जो है ये मानव द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के आंसर कीज। तो ये जो आंसर कीज हैं ये हर चैप्टर के बाद दी गई हैं,
तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेते हो, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर कीज भी उसके साथ में मिलेंगे। हाँ, तो आप ऐसे ही देख सकते हो, आगे चैप्टर 3 आ जाएगा आपका क्लास 9 का, फिर आगे चैप्टर 4, 5, इस तरीके से जो है ये कंप्लीट पीडीएफ है। तो हम लोग ट्राई करेंगे आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक एक चैप्टर्स के जो है विद एक्सप्लेनेशंस के साथ अच्छे से एक एक वीडियोज आगे आते हुए रिलीज होती जाएंगी। और अगर आप लोगों को पहले अगर इसका कंटेंट चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो, अराउंड 218 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसके अंदर आपको क्लास 9th और क्लास 10th के चैप्टर वाइज बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर से आपको बढ़िया से एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और हर चैप्टर के एंड में जो है आप लोगों को आंसर कीज भी है, आप लोग अपने आंसर कीज वहां से देख सकते हो कि भाई किस क्वेश्चन का है जो है क्या आंसर होगा। ठीक है, या पीछे मेरे सैंपल देख सकते हो। इस तरीके से जो है चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। और पीडीएफ का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है ये पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।